मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चारित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। अब मैं आपको हर एक प्रूफ दूंगा। ये प्रश्न आ सकते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये देखिए आप, मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चारित तथा लिखित दोनों, ये देखो उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। ये अगर मान लीजिए प्रश्न आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ण है वो लिखित ही नहीं है बल्कि क्या है, उच्चारित भी है, लेकिन प्राय इसको लिखित मान लेते हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं और लिपि चिन्ह है वो केवल लिखित के प्रतीक होते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताइए, इसमें प्रश्न वाली बात है। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लिपि चिन्ह किसके अंदर आते हैं? वर्ण के अंतर्गत। इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला का टॉपिक इतना ही है आपका, ये मैंने आपको इसके द्वारा अब क्लियर किया है। ये देखिए आप, इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सर्वत्र एक रूपता बनाए रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था है। कौन सी है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानक स्वरूप निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है। अब तो मानोगे आप, या हिंदी के जो बड़े बड़े अपने आप में सम्राट कहे जाने वाले हैं या जो भी है, या मैं ये कह दूं कि मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा, ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इसमें जिद नहीं चलती। इसमें क्या है कि प्रूफ, एक सत्य के साथ ये चीजें हमें कहनी है और मानी वही जाएंगी। ये गवर्नमेंट दस्तावेज है, गवर्नमेंट दस्तावेज है, मैं मेरी ओर से नहीं कह रहा। संख्या का पूरा ऐसे कर रखा है, किसी ने 46 दे रखा है, किसी ने 52 दे रखा है, किसी ने 58, कुछ है वो मिला करके इसकी संख्या 62 कर देते हैं, 63, 64, यानी किस तरह से कर देते हैं। तो ये संख्या कितनी है ये मैं आपको बताने आया हूं, और इसमें वर्णों की संख्या पूरी आपके सामने आ जाएगी। अभी आप ये वर्णमाला टॉपिक है वो अभी जो 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा है उसमें शामिल है, और मुख्य परीक्षा की मैं बात आपको बता रहा हूं कि ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इसका तो अब तो कोई संशय नहीं होगा, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं कि ये चीज आपको करनी है। किताब वो बात आपको नहीं माननी, ये मानना ही पड़ेगा। ये देखिए आप, ये पूरी ये बात झूठ थोड़ी है। ये देखिए आप, ये दस्तावेज में आप देख सकते हैं, यहां ये देखिए आप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये हमें देखना है। तो ये देखिए आप, हिंदी वर्णमाला। अब आगे देखो आप, तो हिंदी के दिग्गज हैं वो इस बात को जरूर मानेंगे अब कि संख्या कितनी है। थोड़ा सा सुधार कर लें, अपनी अपनी किताबों में भी सुधार करें। मेरा कहने का मतलब है राठौड़ी न चलाएं, राठौड़ी नहीं चलती लैंग्वेज में, और राठौड़ी न चलाएं, अब बल्कि एक प्रूफ के साथ आप इसको प्रस्तुत करें, अपडेट भी रखें अपने आप को। ये देखिए आप, ए आ ई उ री, ए आई ओ औ, ये स्वरों का सीक्वेंस है, और इनकी संख्या अगर हम गिनेंगे तो ये 11 है। स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। यही सीक्वेंस रहेगा। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री, ये बड़ी री के बारे में कहा गया है, ली तथा ये ली भी सम्मिलित हैं। ये तो थोड़ा ऐसे ही है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ये प्रश्न बन गया है कि हिंदी की मानक वर्णमाला में किसको स्थान नहीं दिया गया, हिंदी की मानक वर्णमाला में किसको स्थान नहीं दिया गया है। ये देखिए आप, हो गया। तो यहां आप देख लेंगे इनको स्थान नहीं दिया गया। री, ये री बड़ी है, देखो ये री, और इसमें अंतर है ना, इसमें एक घुमाव और है, तो ये वाला जो दीर्घ री है वो इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। और 11 स्वर हो गए। स्वरों में कोई दिक्कत नहीं है, भेद निश्चित है। कौन से? हर्स्व और दीर्घ। बेकार में जाकर के संयुक्त ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया। संयुक्त वाली बात है वो पहले मैं बता चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लेंगे।
आप वो पूरी मेरी बताई हुई है कि आप किस तरह से इनका डाउट है वो दूर करें, यानी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला देखो आप मूल व्यंजन, ये देखो मूल व्यंजन की बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला की, और ये देखिए मूल व्यंजन, ये पूरा प्रूफ दिया जा सकता है अगर इधर उधर हुआ परीक्षा में। तो ये सारा तो हम कैसे लेकर के पूरा देख रहे हैं, कै वर्ग है, चय वर्ग, तय वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, ये वर्ग नहीं है, क्षय वर्ग नहीं है, वर्गेतर, इनको हमें वर्ण कह सकते हैं। ये देखिए ड और ढ, ये दो एक्स्ट्रा हो गए। ये 33 + 2 की बात मैंने इसलिए की है, 33 + 2, ये +2 है, जिनको उत्क्षिप्त ध्वनियां भी कहते हैं, ताड़नजात ध्वनि भी कहते हैं, इनको द्विस्पृष्ट ध्वनि भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं उच्चारण की दृष्टि से भी, उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी, लिखने की दृष्टि से भी, आकृति की दृष्टि से भी, प्रयोग करने की दृष्टि से भी, सभी प्रकार से इनको देखा जा सकता है। जैसे ये देखिए आप ड और ढ, इनके प्रयोग के बारे में जो एनसीईआरटी की किताबें उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका प्रयोग हिंदी में होता है, लेकिन शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। प्रारंभ में होने का मतलब है कि एक शब्द है ढोर, ढोल मान लो आप, ढेर और ढोल, ढोर, ढोर भी, ढोर अलग शब्द हो जाएगा। यहां आप ये नहीं लगा सकते, ये बिंदी नहीं लगा सकते वरना गलत हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आप दूसरा है, और ये है बढ़ावा, यहां बिल्कुल आएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ में नहीं आता, प्रारंभ में ये भी नहीं आएगा। ये देखिए आप डे का प्रयोग करते हैं हम, तो ये देखिए आप डालना या डाल आ गया, डाल नहीं होता, हो गया ना। लेकिन सड़क, इसका प्रयोग हुआ। ये प्रयोग करने वाली बात तो समझ में आ गई हिंदी में कि इनका शब्दों के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता, एक बात। दूसरी बात और देखिए आप, और दूसरी बात कौन सी है कि ड और ढ इनको उत्क्षिप्त ध्वनियां कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब है फेंकी हुई। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम उच्चारण करेंगे जैसे ड, तो जीवा है वो ऊपर से नीचे ध्वनि को फेंकेगी, और फेंकेगी तब ऐसा लगता है जैसे हथौड़े से चोट मार रहे हो। तब इनको क्या कहते हैं, ताड़न जात। ये क्या है, ताड़न जात ध्वनि कहलाती है। जब भी हमें ड और ढ का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा 2 बार स्पर्श करेगी, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो ये देखिए आप इनको द्विस्पृष्ट भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट ध्वनि भी कहा जाता है। तो उत्कृष्ट ध्वनि भी है, ताड़नजात ध्वनि भी है, द्विस्पृष्ट ध्वनि भी है। और इसका विकास है वो संस्कृत के बाद में हुआ है। तो ये नवविकसित ध्वनियां हैं, नवविकसित, ये नवविकसित ध्वनियां हैं और शामिल हैं हमारी वर्णमाला में। ये आप पूरे गिन लो, ये 35 है। ये देखिए व्यंजन होते हैं 35, स्वर कितने, 11। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 46 वर्ण है। और आगे की बात और मैं आपको बता देता हूं, ये देखो आप, ये कै वर्ग, चय वर्ग, ये सब आप जानते ही हो। ड और ढ व्यंजन रूप हिंदी में स्वीकृत ध्वनियां हैं, ऐसे ही नहीं बताइए मैंने आप। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर तथा 35 व्यंजन होते हैं। ये देखो आप स्पष्ट रूप से, इससे क्लियर और क्या होगा, इससे क्लियर और क्या हो सकता है। संयुक्त व्यंजन देखो, क्षय, त्रय, गे में देखिए जय और ये। अब संस्कृत वाले नए को आप नहीं लाओगे पहले बीच में, और ये श्रेय, ये देखिए आप, हो सकता है। अब कोई ये कह दे कि भाई लिखने वाला है उनको ही पता नहीं है, तो हमें वो मतलब नहीं है। हमें प्रश्न करने से मतलब है हमारा प्रश्न हर हाल में सही हो और हमें नौकरी मिले, बात इतनी है। और ये विद्वता की जो बात है वो हम नौकरी लगने के बाद में कर लेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। ये देखिए अनुस्वार, जिसको शिरोबिंदु कहते हैं, यानी ये जो सिर है इसके ऊपर लगने वाला बिंदु, संयम, संदर्भ हम देख लेंगे बाद में। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है, सीटेट में प्रश्न पूछा था ये पिछली बार, चंद्र बिंदु वाला। तो ये चंद्र बिंदु ये हो ही गया, इसको अनुनासिक भी कहते हैं। यही प्रश्न, 2 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे आपके, आप ध्यान से रखो। विसर्ग देखिए आप, ये रहा प्रातः, हल चिन्ह ये रहा,
भगवत में तय में जो नीचे लगा हुआ है वो हल्का निशान है। आगत वर्ण, अब आगत वर्णों की बात है। आगत वर्ण कौन कौन से हमने लिए हैं? तो सबसे पहले इन्होंने अवग्रह को बता दिया। अवग्रह ये होता है, ये अवग्रह है, सो अहम, यानी यहां ये देखिए आप, ए को बताने के लिए कि ए का प्रतीक है, ये ए इसमें था, अहम, ये बताने के लिए अवग्रह जो संस्कृत से लिया है। अर्धचंद्र ये अंग्रेजी से लिया है, डॉक्टर। और ये देखो आप कैक है, गे, जैफ है, ये विदेशी अरबी फारसी से लिए हुए। कलम, मुखालफत, गलत, कागज, तकलीफ, ये अलग से हैं। तो ये आगत वर्ण आप देख रहे हैं पूरे के पूरे। इसके अलावा देखो हिंदी अंक, अंक की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल वर्णमाला की बात कर रहे थे। तो वर्णमाला में ये चीज पूरी हो गई। अब आगत वर्ण है, उनके बारे में आपको और बताता हूं मैं कि ये आगत वर्ण है वो स्वर के रूप में एक है। ये देखो आप, ये हो गया एक, ये संस्कृत वाला है, अवग्रह है, वो काम में ले सकते हैं हम हिंदी में। और एक ये हो गई, ये विदेशी है आगत, ये आगत वर्ण हो गए। ये हिंदी की वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 46, 46 है, 11 और 35। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब तो बात आपके पल्ले पड़ी, अब तो आप मानोगे। और मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी अपनी किताबों में या जो कुछ लिख रखा है तो उनमें संशोधन कर लें, इसको देख करके कर लें, प्लीज मानने आप, हमें मिसगाइड नहीं करें। तो अपने जो इस तरह की जो किताबें हैं उनको पढ़ पढ़ करके हमें, और किस प्रकार से हमने अपने आप को कंफ्यूज कर लिया है, जबकि कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सरकारी दस्तावेज है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, मैं तो इतना ही जानता हूं, बाकी मेरी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं बताया है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब तो बात मान लोगे आप। ये हिंदी वर्णमाला थी।